नमस्ते बच्चों। आज की वीडियो में हम आगे का टॉपिक पढ़ेंगे रबड़। रबड़ प्राकृतिक और संश्लेषित दोनों प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक रबड़ है, एक बात ध्यान रखेंगे कि रबड़ बहुलक होते हैं, भले वो प्राकृतिक हो भले संश्लेषित हो। और जो अगर हम प्राकृतिक रबड़ की बात करें, जो टॉपिक अभी हमें पढ़ना है, उसमें प्रत्यास्थ गुण पाए जाते हैं, मतलब इलास्टिसिटी होती है, खींचने की क्षमता होती है इसमें। इसको प्रत्यास्थ बहुलक भी कहते हैं। ये काफ़ी नर्म होता है। अब इसकी जो मुख्य बात है एक आपको समझनी है और याद करनी है। प्राकृतिक रबड़ रबड़ के पेड़ से मिलता है। इसके दो उदाहरण आपको मिलते हैं, हैविया ब्रासिलियंसिस और गट्टा पर्चा। इनकी संरचना समान रहती है, थोड़ा सा डिफरेंस है जो आगे हम पढ़ लेंगे। आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है कि प्राकृतिक रबड़ किससे प्राप्त होता है, तो वो आपको याद रखना है। तो इन रबड़ के पेड़ों से एक दूध जैसा पदार्थ प्राप्त होता है। जैसे आपने आँख के पौधों से दूध निकलता हुआ देखा होगा, उस प्रकार का दूध जैसा पदार्थ निकलता है जिसे लेटेक्स या क्षीर कहते हैं, वो प्राप्त किया जाता है। ये एक तरह का कोलोइड होता है। कोलोइड के बारे में आप जानते हैं, आपने मिश्रण पढ़े हैं, विलयन, निलंबन और कोलोइड। कोलोइड के कण विलयन और निलंबन के बीच की अवस्था रखते हैं, परिक्षेपण माध्यम में घुले रहते हैं, इनको हम छान कर अलग नहीं कर सकते। इस प्रकार की क्वालिटीज़ आपने कोलोइड की पढ़ी हैं। तो ये भी एक तरह का कोलोइड ही है। हम जो सामान्य दूध काम में लेते हैं वो भी कोलोइड होता है। ये रबड़ के पेड़ से प्राप्त जो लेटेक्स है ये भी कोलोइड है। यह भारत, श्रीलंका, इंडोनेशिया, मलेशिया इनमें पाए जाते हैं। अब है प्राकृतिक रबड़ कैसे प्राप्त किया जाता है इस लेटेक्स से। तो इसमें क्या किया जाता है, पहले पेड़ के तनों में विशेष प्रकार का चीरा लगाया जाता है और इस लेटेक्स को इकट्ठा किया जाता है। फिर लेटेक्स को तनु करते हैं। तनु करने का मतलब है इसमें पानी मिला करके इसकी सांद्रता को कम किया जाता है, जिससे रबड़ की मात्रा 10 से 20% रह जाए। ये बात भी आपको याद करनी है। इसको इतना तनु करते हैं कि रबड़ की मात्रा केवल 10 से 20% रह जाए। अब इसमें मिलाया जाता है एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल मिलाते ही इसका स्कंदन हो जाता है, इसके कोलोइडी कण इकट्ठे हो जाते हैं, अवक्षेपित हो जाते हैं इकट्ठे होकर के, और इन्हें छान कर अलग कर लेते हैं। यह प्रक्रिया बिल्कुल उसी तरह से है जैसे दूध से पनीर बनाया जाता है। दूध से पनीर बनाने के लिए हम उसमें कोई खट्टा पदार्थ, नींबू, सिरका, टाटरी इत्यादि डाल देते हैं। उसी प्रकार से दूध भी स्कंदित हो जाता है, बिल्कुल ऐसे ही लेटेक्स स्कंदित होता है। इसे छान कर अलग कर देते हैं। अब इसे कहते हैं क्रेप रबड़। ये टर्म आपको ध्यान रखनी है। ये जो क्रेप रबड़ होता है ये बहुत ज़्यादा उपयोगी नहीं होता, उसके कारण इसको आप प्राकृतिक रबड़ की कमियां भी कह सकते हैं। इसकी प्रत्यास्थता कम होती है, इलास्टिसिटी कम होगी, खींचने की क्षमता। उच्च ताप पर बहुत नरम चिपचिपा हो जाता है और कम ताप पर यह भंगुर हो जाता है, टूटने लगता है। जल अवशोषण क्षमता ज़्यादा होती है, फूल जाता है जल अवशोषित करके, और ईथर, बेंजीन, पेट्रोल आदि में घुल जाता है। ऑक्सीकरण बहुत जल्दी हो जाता है इसका। इसके भौतिक गुणों को सुधारने के लिए या इसको और लाभदायक बनाने के लिए इसका वल्कनीकरण किया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, रबड़ के गुणों को सुधारने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है, वल्कनीकरण। इसकी डिटेल हम इसी चैप्टर के नेक्स्ट पेज पर पढ़ लेंगे। उपयोग, प्राकृतिक रबड़ प्रमुख रूप से जूते, बरसाती कोट, गोल्फ की गेंद आदि बनाने में किया जाता है। अब है प्राकृतिक रबड़ की संरचना, कि इसकी रासायनिक संरचना क्या है, तो इसको देखते हैं। देखिए, प्राकृतिक रबड़ का संगठन एवं संरचना। संगठन से मतलब होता है कि हमने पढ़ा अभी कि रबड़ एकलक से मिलकर के बना है, बहुलक होता है ये। तो इसका एकलक क्या है,
और किन एकलकों के जुड़ने से ये बना है वो इसका संगठन कहलाता है। तो इसका एकलक है आइसोप्रीन। प्राकृतिक रबड़ का एकलक होता है आइसोप्रीन। आइसोप्रीन का ये कॉमन नेम है। आइसोप्रीन का आप IUPAC नाम ध्यान रखेंगे, 2-मेथिल 1,3-ब्यूटाडाइईन। हिंदी में अगर लिखेंगे तो 2-मेथिल 1,3-ब्यूटाडाइईन। आपको दोनों नाम याद रखने हैं। प्राकृतिक रबड़ आइसोप्रीन का बहुलक है 2-मेथिल 1,3-ब्यूटाडाइईन। आप साथ साथ याद कर लें, प्रत्येक वीडियो में जो जो बहुलक आपको समझाए जाएं उनको रोज़ाना याद कर लिया करो, नहीं तो बाद में ये मिक्स हो जाएंगे और फिर आप इनको याद नहीं कर पाओगे, फिर कन्फ्यूज़न शुरू हो जाता है। अब हमें करनी है इसकी संरचना। इसकी संरचना आपको याद रखनी होती है, लेकिन हम इसको बना भी सकते हैं। तो कैसे बनेगी? ब्यूटा का मतलब है 4 कार्बन होंगे, 1 2 3 4। ये 4 कार्बन है, ये हो गया ब्यूटा। डाइईन का मतलब है डबल बॉन्ड 2 हैं। ये 2 डबल बॉन्ड किस किस पोजीशन पर हैं? 1 नंबर और 3 नंबर। तो आप किसी भी तरफ से नंबर इसके अपने मन में सोच सकते हैं, 1 2 3 4। 1 नंबर पर डबल बॉन्ड और 3 नंबर पर भी डबल बॉन्ड। क्योंकि ये डबल बॉन्ड 1 और 2 कार्बन के बीच में है तो इसको 1 नंबर पर माना जाता है। यह 3 और 4 के बीच में तो इसको 3 नंबर पर माना जाता है। बचे हुए पर हम सिंगल बॉन्ड लगा देंगे। अब देखिए 2-मेथिल 2 नंबर, ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है। 2 नंबर कार्बन पर मैथिल समूह आप जानते हैं क्या होता है? CH3। तो ये देखिए संरचना बनी 2-मेथिल 1,3-ब्यूटाडाइईन। ये संरचना बन गई। अब हम इसकी संयोजकताएं पूरी कर देते हैं प्रत्येक कार्बन की। जो जो आवश्यकता है उतने उतने हाइड्रोजन लगा देंगे इसमें। ये हुई 2-मेथिल 1,3-ब्यूटाडाइईन। आपको संरचना समझा भी दी, आपने इसको समझना है और फिर इसको याद भी रखना है। इसके बाद इसका बहुलीकरण होता है। तो पहले एकलक की संरचना बनाते हैं। आपको ध्यान है बहुलक में बहुत सारे एकलक अणु आपस में जुड़ते हैं, तो इसलिए यहाँ पर हम लगाएंगे N का मतलब है इस आइसोप्रीन के N अणु जो पहले अलग अलग थे वो क्रिया में भाग ले रहे हैं। अब इसका बहुलीकरण होता है। डबल बॉन्ड वाले यौगिक सामान्यतः योगात्मक बहुलीकरण प्रदर्शित करते हैं। आपको ध्यान है बहुलीकरण 2 प्रकार का पढ़ा हमने, योगात्मक और संघनन बहुलीकरण। तो यह है योगात्मक बहुलीकरण प्रदर्शित करेगा। फिर हमने 2 प्रकार का पढ़ा था बहुलीकरण, सहबहुलीकरण और समबहुलीकरण। समबहुलीकरण का मतलब होता है सारे एक जैसे एकलक भाग ले रहे हैं, और सहबहुलीकरण में एक से ज़्यादा प्रकार के एकलक भाग लेते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि आइसोप्रीन केवल एक ही एकलक है, इसलिए यहाँ पर समबहुलीकरण होगा। तो हम ये दोनों यहाँ पर बता देते हैं, योगात्मक समबहुलीकरण। इसमें कोई भी छोटा अणु बाहर नहीं निकलेगा। योगात्मक समबहुलीकरण, जब भी योगात्मक बहुलीकरण होता है डबल बॉन्ड्स की पोजीशन चेंज होती है और डबल बॉन्ड कम हो जाते हैं। अब यहाँ पर आपने इसको कैसे याद रखना है? ये दोनों डबल बॉन्ड हट जाएंगे, उनकी जगह पर यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। देखिए ये डबल बॉन्ड हटेगा, CH2 बॉन्ड सिंगल हो गया, CH3 जहाँ था वहीं है। अब इस कार्बन की संयोजकता देखिए, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया, CH2। अब क्या होगा? इस कार्बन की भी एक संयोजकता कम हो गई और इसकी भी एक संयोजकता कम हो गई और इसकी भी एक संयोजकता कम हो गई। तो दोनों का एक एक बॉन्ड यहाँ फ्री हो जाता है। अब देखिए प्रत्येक कार्बन की संयोजकता पूरी है, इसका एक बॉन्ड फ्री है, कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन जुड़े, एक इधर कार्बन जुड़ा और एक बॉन्ड फ्री हो गया। जहाँ पर बॉन्ड फ्री शो करते हैं वहाँ पर हम ब्रैकेट लगा देते हैं और उसके पाम में लिख देते हैं N। उसका मतलब क्या होता है कि इस यूनिट के, इसको हम रिपीटिंग यूनिट बोलते हैं, बार बार यही यूनिट रिपीट होगी
तो इस रिपीटिंग यूनिट के इस तरफ भी ये पूरा का पूरा यौगिक आते जाएंगे और इसके इस तरफ भी पूरे यौगिक आते जाएंगे, यही वाली यूनिट आती जाएगी। तो इस N का मतलब और इन खाली बॉन्ड्स का मतलब ये रहता है। तो ये जो संरचना बनी इसे हम कहते हैं, क्योंकि आइसोप्रीन का पॉलीमर है, हम इसे कहते हैं पॉली आइसोप्रीन, पॉली आइसोप्रीन। और ये है प्राकृतिक रबड़, प्राकृतिक रबड़। अब यहाँ पर एक बात और देखिए, जो ये संरचना है ये दो प्रकार से हो सकती है। किस प्रकार से, उसको देखिए। ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को अब हम सेंटर में लिखते हैं। देखिए मैं किस प्रकार से लिख रही हूँ, C डबल बॉन्ड C। इस कार्बन पर दो ग्रुप जुड़े हैं, एक तो जुड़ा है CH3 और दूसरा जुड़ा है CH2। ये है CH3 और ये है CH2 जिसकी एक संयोजकता फ्री है। इसके बाद डबल बॉन्ड आ गया और ये वाला कार्बन आ गया, इसके एक तरफ हाइड्रोजन है, दूसरी तरफ CH2 है। ये है CH2 और ये है हाइड्रोजन। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें यहाँ ब्रैकेट लगा करके हम लिखेंगे N। अब इसी संरचना को हम दूसरी तरह भी लिख सकते हैं, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन CH2 एक फ्री संयोजकता CH3, बिल्कुल ऐसे ही लिखा है इसको, लेकिन इनको उल्टा कर सकते हैं। इस बार हाइड्रोजन ऊपर और CH2 नीचे जिसकी एक संयोजकता फ्री है। अब यहाँ पर ब्रैकेट, यहाँ भी ब्रैकेट और इसके पाँव में M। पॉलीआइसोप्रीन की वह संरचना जिसमें CH2 एक ही साइड पर हो, भले दोनों ऊपर हों और भले दोनों नीचे हों, उसे कहा जाता है समपक्ष। समपक्ष नाम से आप समझ सकते हैं, पॉली आइसोप्रीन, जिसमें CH2 ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे, एक ऊपर और एक नीचे होगा, उसे कहा जाता है विपक्ष पॉली आइसोप्रीन, विपक्ष पॉली आइसोप्रीन। तो पॉली आइसोप्रीन दो रूपों में मिलता है, या प्राकृतिक रबड़ दो रूपों में मिलता है, समपक्ष रूप में और विपक्ष रूप में। जो ये समपक्ष रूप में है ये सामान्य प्राकृतिक रबड़ है, और जो विपक्ष रूप में मिलता है यह गट्टा पर्चा से प्राप्त होता है। ये आपकी बुक में दे रखा है इसके बारे में, गट्टा पर्चा, ठीक है। ये इन दोनों में अंतर है। ये हुआ प्राकृतिक रबड़, उसकी दोनों प्रकार की संरचनाएं। अब क्या है, जो प्राकृतिक रबड़ समपक्ष है, समपक्ष में ये जो श्रृंखलाएं होंगी ये दुर्बल बलों द्वारा जुड़ी रहती हैं, जिसके कारण यह रबड़ प्रत्यास्थ गुण प्रदर्शित करता है और यह कुंडलित स्प्रिंग जैसी संरचनाएं बन जाती हैं जब ये इस प्रकार की संरचना में होती है। और गट्टा पार्चा से जो प्राप्त रबड़ है वो विपक्ष संरचना होती है, जिसमें CH2 अलग साइड पर होते हैं। अब जो कॉपी पर काम हो रहा है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर पॉज करके वीडियो आप इसको नोट कर सकते हैं, ताकि आपके पास ध्यान रह जाएगा कि किस प्रकार से इसको किया जाता है। अब आगे देखिए, इसी का अगला भाग। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमें करना है वो है रबड़ का वल्कनीकरण। तो रबड़ का वल्कनीकरण हम बुक में देखते हैं। पिछले
पेज पर हमने ये बात पढ़ी थी कि रबड़ के भौतिक गुणों को सुधारने के लिए उसका वल्कनीकरण किया जाता है। तो वल्कनीकरण, रबड़ के वल्कनीकरण को किया था चार्ल्स गुडियर ने, वैज्ञानिक हैं, उन्होंने किया। आपको याद रखना चाहिए रबड़ का वल्कनीकरण किसने शुरू किया। और उसके बाद थॉमस हैंकॉक, उन्होंने भी उसी समय लगभग किया, लेकिन दोनों ने पेटेंट अलग अलग समय पर करवाया इनको। अब वल्कनीकरण में क्या होता है? रबड़ के वल्कनीकरण में प्राकृतिक रबड़ को गंधक के साथ मिलाकर गर्म किया जाता है। ये बात आपकी बुक में क्लियर नहीं दे रखी, आप इसको नोट कर लें। इसमें ये दे रखा है रबड़ का वल्कनीकरण गंधक के द्वारा करवाया, मतलब इसका क्या हुआ? प्राकृतिक रबड़ को गंधक के साथ मिला करके गर्म किया जाता है। अब जो रबड़ प्राप्त होता है उसे वल्कनीकृत रबड़ कहते हैं। और वल्कनीकृत रबड़ के जो भौतिक गुण होते हैं वो प्राकृतिक रबड़ से अच्छे होते हैं। अब संरचना देखेंगे कि क्या परिवर्तन आता है प्राकृतिक रबड़ में, जिससे इसका वल्कनीकरण होने के बाद इसके गुणों में सुधार आ जाता है, या फिर हम कहें कि सल्फर आने के बाद क्या क्या चेंजेस आते हैं इसमें, वो आपको देखना है। तो ये संरचना आपको बनानी है। ये संरचना मैं आपको बनवा देती हूँ कि किस प्रकार से हमने इस संरचना को बनाना है। तो जो प्राकृतिक रबड़ की संरचना हमने बनाई थी पीछे पेज पर, प्राकृतिक रबड़ पॉलीआइसोप्रीन की जो संरचना हमने बनाई थी उसी को दोबारा बनाते हैं। हम यहाँ लिखते हैं वल्कनीकृत रबड़। तो उसकी संरचना क्या होगी? पहले जो प्राकृतिक रबड़ की संरचना थी आपने उसको समझा है, उसे याद भी करना है आपने, उसको बिल्कुल वैसे का वैसे बना लेंगे। CH3। अब इस डबल बॉन्ड को आपने नहीं लगाना है जो हमने पहले लगाया था, सीधा लिखेंगे CH2। ये बॉन्ड फ्री है। अब देखिए ये जो पहले ये वाला डबल बॉन्ड था, हमने इस डबल बॉन्ड को अब नहीं लगाया, उसको सिंगल कर दिया है। तो ये दोनों कार्बन की संयोजकता फ्री हो गई। बिल्कुल इसी प्रकार से एक और अणु यहाँ लिख देंगे CH2C, इसका CH3 नीचे लिख देंगे, फिर CH, फिर उसके बाद आएगा CH2, इसकी एक संयोजकता फ्री। अब ये कार्बन, ये वाला और ये वाला, इन सभी की एक एक संयोजकता फ्री है, क्योंकि इनके बीच में जो डबल बॉन्ड था वो हट गया। उसकी जगह पर आ जाता है सल्फर परमाणु, ये S और ये भी S। और यहाँ से ये जो यूनिट्स हैं ये एक दूसरे के साथ जुड़ती जाएंगी और हर 2 यूनिट के बीच में इस प्रकार से 2-2 सल्फर आते जाएंगे। तो वल्कनीकृत सल्फर, इसमें रबड़ में सल्फर के सेतु या सल्फर के बंध बन जाते हैं, जिसकी वजह से इसके गुणों में वृद्धि होती है और जो गुण हम चाहते हैं वो इसमें प्राप्त हो जाते हैं। इसके बाद हमें जो नेक्स्ट टॉपिक करना है वो है संश्लेषित रबड़। अभी तक हम प्राकृतिक रबड़ के बारे में पढ़ रहे थे जो रबड़ के पेड़ों से प्राप्त होता है। अब हमें करना है संश्लेषित रबड़, जो प्रयोगशाला में प्राप्त किया जाता है। संश्लेषित रबड़ को करने से पहले, या फिर आप कहें कि अब हमने लगातार बहुलक ही बहुलक करने हैं, एग्जाम्पल करने हैं कि बहुलक कैसे बने, क्या बना। तो बहुलक को करने के लिए आपको कुछ पॉइंट्स हर बहुलक में याद रखने हैं। ध्यान रखें, सबसे पहला जो बिंदु है वो आपने याद रखना है एकलक का नाम एवं संरचना। किस एकलक से वह बहुलक बना और उसकी संरचना क्या थी, ये दोनों आपको पता होना चाहिए। दूसरा, वह समबहुलक है या सहबहुलक है, कौन सा बहुलीकरण उसमें पाया जा रहा है वो आपको पता होना चाहिए। अगर समान एकलकों से मिलकर बना है तो समबहुलीकरण, और अलग अलग से मिलकर बना है तो सहबहुलीकरण। तीसरा, बहुलीकरण योगात्मक है या फिर संघनन बहुलीकरण है। योगात्मक बहुलीकरण है या संघनन बहुलीकरण है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर बहुलक की संरचना, बहुलक की
संरचना और नाम दोनों आपको बताना चाहिए। वैसे तो जो बहुलक का नाम है वो हम हेडिंग में ही लिख लेते हैं, लेकिन फिर भी आपको उसका नाम पता होना चाहिए, कॉमन नाम भी और रासायनिक नाम भी। और आखिर में होता है उस बहुलक के उपयोग। दैनिक जीवन में हम कहाँ कहाँ उसको उपयोग करते हैं, इन 5 पॉइंट्स को लेकर के हम प्रत्येक बहुलक को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जिस बहुलक को कर रहे हैं वो है स्टाइरीन ब्यूटाडाइईन रबड़। सबसे पहला बहुलक हम कर रहे हैं स्टाइरीन ब्यूटाडाइईन रबड़, क्योंकि अभी हम संश्लेषित रबड़ ही पढ़ रहे हैं। इसी को कॉमनली इसका जो ट्रेड नेम है वो है ब्यूना एस, या इसको कहा जाता है SBR, और ब्यूना एस। मार्केट में आपको इस नाम से ये रबड़ मिलते हैं। अब इसका एकलक क्या है, हर बिंदु को लेकर के चलना है। इसके 2 एकलक हैं, नाम से आप समझ सकते हैं। एक तो है स्टाइरीन और दूसरा एकलक है 1,3-ब्यूटाडाइईन। 1,3-ब्यूटाडाइईन 2 प्रकार के एकलक हैं। तो इनको इनकी संरचना करनी है। स्टाइरीन की संरचना देखिए, वाइनिल समूह आपको याद है। वाइनिल समूह क्या था, CH2 डबल बॉन्ड CH, जिसकी एक संयोजकता फ्री रहती है, हम उसे क्या कहते हैं, वाइनिल समूह। अगर उस फ्री संयोजकता पर C6H5 फेनिल समूह जुड़ जाता है। ये फेनिल समूह कहाँ से आया, आपको ध्यान है, बेंजीन C6H6, इसमें से अगर एक हाइड्रोजन कम हो जाता है तो बन जाता है C6H5, इसे कहा जाता है फेनिल। ये फेनिल जब वाइनिल में जुड़ जाता है तब हम इसे बोलते हैं स्टाइरीन। ये स्टाइरीन हुआ। और उसके बाद है 1,3-ब्यूटाडाइईन। 1,3-ब्यूटाडाइईन की संरचना क्या होती है, ब्यूटा 1 2 3 4, डाइईन का मतलब 2 डबल बॉन्ड, 1 नंबर पर डबल बॉन्ड 1,3 का मतलब, और 3 नंबर पर डबल बॉन्ड। बाकी संयोजकताएं इसकी पूरी कर देंगे, CH2 डबल बॉन्ड CH CH CH2। ये हुआ स्टाइरीन और ये हुआ 1,3-ब्यूटाडाइईन। अब हमें इन दोनों का बहुलीकरण दिखाना है। तो बहुलीकरण दिखाने के लिए देखिए, N अणु 1,3-ब्यूटाडाइईन के हैं। वैसे हम इसको इधर और इसको इधर लिख के भी कर सकते हैं, लेकिन आपकी बुक में पहले ब्यूटाडाइईन दिया हुआ है तो आपको आसानी रहेगी अगर आप बुक को कंसल्ट करते हैं तो मैं उसी प्रकार से आपको सिखा देती हूँ। ये हैं N अणु 1,3-ब्यूटाडाइईन के प्लस N अणु ही स्टाइरीन के, CH2 डबल बॉन्ड CH C6H5। N अणु 1,3-ब्यूटाडाइईन और N अणु स्टाइरीन के, ये आपस में जुड़ते हैं। अब देखिए, क्योंकि डबल बॉन्ड वाले यौगिक हैं तो योगात्मक बहुलीकरण रहेगा, और 2 अलग अलग एकलक काम में ले रहे हैं तो हम इसको कहते हैं सह बहुलीकरण, योगात्मक सह बहुलीकरण। तो योगात्मक सह बहुलीकरण के बाद जो यौगिक बनेगा वो किस प्रकार से बनेगा वो आप देखिए। अब इनकी जो डबल बॉन्ड्स की पोजीशन है ये चेंज होगी। किस प्रकार से चेंज होगी, ये डबल बॉन्ड हट जाएगा और बाकी सारे डबल बॉन्ड हट जाएंगे, इसकी जगह पर डबल बॉन्ड आगे खिसक जाएगा। बस आप इतना ध्यान रखें, ये वाला डबल बॉन्ड हट करके आगे खिसक जाएगा, बाकी सारे के सारे डबल बॉन्ड हट करके अणु आपस में जुड़ जाएंगे। देखिए इसको, CH2 ये फ्री हो गई, ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में बदल गया। CH मैंने आपको कहा था ये डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा। मैं इसको पेंसिल से लगा देती हूँ, आपको समझने के लिए आसानी रहेगी। आपको वैसे नहीं लगाना, इसको
प्रश्न में कॉपी पर लिखते समय या फिर एग्ज़ाम में आपको मेनली ये एरो नहीं लगाना होता, बस आपको ध्यान रखना है कि ये इस प्रकार से जाता है। आप अपनी कॉपी में, फेयर कॉपी में लगा सकते हैं ताकि आप याद रख सकें, एग्ज़ाम में नहीं लगाएंगे। CH2 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, ये फिर से सिंगल हो गया CH2, सिंगल होते ही इसकी संयोजकता फ्री हुई, वहाँ पर ये जुड़ जाएगा CH2, इसको भी सिंगल कर देना है। सिंगल होते ही दोनों की एक एक संयोजकता फ्री होगी, ये तो इधर जुड़ ही चुका, और इसकी जो संयोजकता फ्री है उसको हम फ्री शो कर देंगे C6H5 यहाँ पर और यहाँ पर ब्रैकेट लगा करके N लिख देंगे, और ये यौगिक बना SBr स्टाइरीन ब्यूटाडाइईन रबड़, स्टाइरीन ब्यूटाडाइईन रबड़ और ब्यूना S। ये स्ट्रक्चर हो गई इसकी। तो हमने एकलक का नाम कर लिया, दोनों एकलक की संरचना कर ली, इनको किस प्रकार से ये बनते हैं समीकरण देख ली, कौन सा बहुलीकरण है, योगात्मक बहुलीकरण, सह बहुलीकरण वो कर लिया, बहुलक की संरचना कर ली और इसका बहुलक का नाम कर लिया। ये सारे टॉपिक हमने कवर कर लिए। अब है इसका उपयोग आप बुक में देखें। स्टाइरीन ब्यूटाडाइईन रबड़ का उपयोग अधिकांशतः टायर उद्योगों में, वाहनों के टायर बनाने में या जूते बनाने में होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब एक बात और देखिए कि जब भी हम बहुलक की संरचना करने लगते हैं तो इसकी समीकरण को समझने की कोशिश करें कि किस प्रकार से हो रहा है। मैं आपको डिटेल में समझा रही हूँ इसे, तो धीरे धीरे इसकी प्रैक्टिस करें। तो आप जितने रोज़ हम कर रहे हैं हर वीडियो में करेंगे, उस वीडियो को आप रिवाइज़ कर लो तो ये आपको याद रहने में। इसके बाद देखिए दूसरा एग्जाम्पल जो हमने करना है वो है पॉलीआइसोब्यूटाइलीन। पॉलीआइसोब्यूटाइलीन जिसको PIB के नाम से जाना जाता है। बहुत सारे जो बहुलक होंगे उनको हम उनकी शॉर्ट फॉर्म में ही याद रखते हैं, PIB। ये इसका जो एकलक होगा, एकलक क्या है इसका, नाम से आप आइडिया लगा सकते हैं। एकलक पॉलीआइसोब्यूटाइलीन है तो पॉली हटा दें, एकलक बन जाएगा आइसोब्यूटाइलीन। ये इसके एकलक का नाम हुआ आइसोब्यूटाइलीन। आइसो का मतलब होता है 2 नंबर कार्बन पर 2 CH3 ग्रुप जुड़े होते हैं। ब्यूटाइलीन का मतलब टोटल 4 कार्बन होंगे। लीन का मतलब इसमें एक डबल बॉन्ड होगा। तो इसकी संरचना देखिए, इसकी संरचना होती है, ये है सेंटर कार्बन जिसके इस तरफ एक और कार्बन है डबल बॉन्ड के साथ, और इसके दोनों तरफ एक एक CH3 ग्रुप है। आइसो का मतलब यही होता है, कार्बन के दोनों तरफ CH3 होता है। अब इस कार्बन की संयोजकता पूरी है और इस कार्बन की संयोजकता को हम कंप्लीट करते हैं, यहाँ पर होगा CH2। ये है आइसोब्यूटाइलीन, आइसोब्यूटाइलीन बोलते हैं इसको। ये कॉमन नेम है बेटा, IUPAC नाम नहीं है, इसलिए इसको 1 2 3 करके हम किसी भी तरह से नामकरण देते हैं, कॉमन नाम ही पॉपुलर है। इसका जब बहुलीकरण होगा, कौन सा बहुलीकरण होगा, क्योंकि ये एक ही प्रकार का एकलक है, डबल बॉन्ड वाला एकलक है, तो ये होगा योगात्मक समबहुलीकरण। योगात्मक समबहुलीकरण। हर पॉइंट के नंबर होते हैं जब ये प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अब देखिए ये जुड़ेंगे कैसे। डबल बॉन्ड हट जाएगा, CH2, डबल बॉन्ड हटते ही दोनों तरफ, सिंगल बॉन्ड आते ही दोनों तरफ एक एक संयोजकता फ्री हो जाती है, और इधर भी CH3, इधर भी CH3,
जहाँ जहाँ संयोजकताएं फ्री हुई, बॉन्ड नज़र आ रहे हैं, वहाँ पर n लगाएंगे। इसके भी n परमाणु संयोजकता में इसमें भाग लेते हैं, समीकरण में अभिक्रिया में भाग लेते हैं और बहुलक का निर्माण करते हैं। अब देखिए इसके उपयोग। यह एकमात्र ऐसा बहुलक है जो लंबे समय तक हवा को पकड़े रहता है, इसलिए इसका प्रयोग गुब्बारे इत्यादि बनाने में होता है, टायर बनाने में, बास्केटबॉल, इस तरह की वस्तुएं बनाने में इसका निर्माण किया जाता है। और इसके अलावा इसका निर्माण चिपकाने वाले पदार्थों को बनाने में भी किया जाता है। ठीक है। और जो प्राकृतिक रबड़ है वो उसके बने गुब्बारों की हवा थोड़े समय के बाद निकल जाती है, क्योंकि वो हवा को पकड़कर नहीं रखता। आगे आपको जो संरचना करनी है, बहुलक करना है, वो बहुलक है पॉलीब्यूटाडाइईन। पॉलीब्यूटाडाइईन। पॉलीब्यूटाडाइईन नाम से आप इसके एकलक को समझ सकते हैं। इसका एकलक होगा ब्यूटाडाइईन। ब्यूटाडाइईन। तो ब्यूटाडाइईन कौन सा ब्यूटाडाइईन है? ये 1,3-ब्यूटाडाइईन। 1,3-ब्यूटाडाइईन। संरचना बनाएंगे। ब्यूटाडाइईन है, फिर से देखिए 1 2 3 4 कार्बन मतलब ब्यूटाडाइईन। 1,3-ब्यूटाडाइईन है तो 1 नंबर 3 नंबर पर डबल बॉन्ड लगा दिए। यहाँ सिंगल बॉन्ड, ये है CH2, यहाँ पर आएगा H, यहाँ BH और ये हो जाएगा CH2। इसको कहते हैं 1,3-ब्यूटाडाइईन। इसके N अणु भाग लेते हैं, क्योंकि सारे के सारे एकलक एक जैसे हैं, इसलिए ये फिर से हुआ यात्मक सह बहुलीकरण। ठीक है। और इससे संरचना क्या बनेगी? अब तक आप काफ़ी सीख गए हैं। ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड ये हट जाएंगे। जब इन दोनों के बीच में एक सिंगल बॉन्ड उपस्थित है तो डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, दोनों साइड पे सिंगल बॉन्ड आ जाएंगे। डबल बॉन्ड यहाँ आते एक संयोजकता फ्री हो गई, CH, डबल बॉन्ड CH, CH2, इसकी भी संयोजकता फ्री हो गई। अब N पाम में आ जाएगा और इसको नाम क्या दे देंगे? पॉलीब्यूटाडाइईन। ये हो गया ये था 1,3-ब्यूटाडाइईन और ये हुआ पॉलीब्यूटाडाइईन। इसके उपयोग देखेंगे। यह पहले प्रकार का संश्लेषित रबड़ है। याद रखें, कंपटीशंस में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहला संश्लेषित रबड़ कौन सा है? वो है पॉलीब्यूटाडाइईन और प्राकृतिक रबड़ जैसा ही होता है। जहाँ कहीं भी रबड़ का उपयोग कम तापमान पर करना होता है वहाँ इसका प्रयोग किया जाता है तथा वहाँ